गांव के कोने में एक पुरानी झोपड़ी थी। उसी में रहती थी दो बहनें, गायत्री और मीरा। माँ बाप कुछ साल पहले एक बस एक्सीडेंट में गुजर गए थे। उनके जाने के बाद दोनों बहनों ने आपस में एक दूसरे को सहारा दिया। एक दिन गायत्री अपनी धुन में मगन जंगल से लकड़ियों का गट्ठर सिर पे रखे, चेहरे पर बचपने वाली मुस्कान और मासूमियत लिए। अब आई है तू लकड़ियां लेकर। सूरज सर पे चढ़ाया और तू जंगल में लकड़ियां लेते लेते अपनी सहेलियों के साथ खेलने लग गई होगी। तभी इतनी देर हो गई तुझे घर आने में। तेरा बचपना कभी खत्म नहीं होगा। दीदी मैं जल्दी आने वाली थी, लेकिन मेरी वो सहेली है ना शारदा, उसकी बकरी झाड़ियों में फंस गई थी, इसलिए। हाँ, तेरा क्या है, तू तो सबकी मदद करती घूमती रहे, चाहे घर में चूल्हा जले या ना जले। दीदी आप गुस्सा क्यों करती हो? माँ कहती थी जो व्यक्ति दूसरों के काम आए वही एक अच्छा इंसान कहलाता है। माँ अब नहीं है गायत्री, और उनकी कही बातों का अब इस दुनिया में कोई मूल्य नहीं रहा। अब कोई किसी के लिए बिना मतलब कुछ नहीं करता। तुझे भी अपने दिमाग में ये बात डाल लेनी चाहिए। मैं तेरे साथ हर समय नहीं रहूंगी। गायत्री चुप हो गई। उसके चेहरे पर एक उदासी थी। वो झोंपड़ी के कोने में रखे एक संदूक के पास गई और अपनी माँ की शॉल ओढ़कर बैठ गई। माँ की शॉल उसे माँ के होने का एहसास दिलाती, मानो वो शॉल माँ की ममता से भरी हो। दीदी तुम्हें याद है, जब भी हमें माँ की याद आती थी तो हम यही शॉल ओढ़कर आपस में चिपक कर सो जाते थे। गायत्री की बात सुन मीरा की आंखें नम हो गईं। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मीरा अपने आंसू छुपाते हुए बोली, गायत्री मैं तेरे साथ सख्ती से पेश आती हूँ, क्योंकि मैं डरती हूँ कि अगर तेरे साथ कुछ हो गया तो मैं अकेले कैसे जीऊंगी। इस दुनिया ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं नहीं चाहती कि तू मेरी तरह कमजोर पड़ जाए। दीदी आप ही तो मेरी ताकत हो। अगर आप मेरा हाथ थामे रखो तो दुनिया की आंधी भी मुझे हिला नहीं सकती। गायत्री की बात सुनकर मीरा के चेहरे पर उसके माता पिता के जाने के बाद पहली बार छोटी सी मुस्कान आई। उसी समय उनके दरवाजे पर एक दस्तक होती है, जो उनके सगे चाचा किशोर चाची कमला और उनका बेटा धीरज की थी। अरे मीरा, मेरी बच्ची कैसी है तू? तुम दोनों ठीक तो हो ना? किसी चीज की कमी तो नहीं है ना मेरी बच्चियों को? नहीं चाचा जी, हम ठीक हैं और हम दोनों खुशी खुशी रहते हैं। अपने घर में हमें किसी चीज की कमी नहीं है। अरे मीरा बिटिया, कब तक इस खंडर में अपनी जवानी गलाओगी? देख मेरी मान, ये जमीन मेरे नाम कर दे। मैं तुझे और गायत्री को शहर के अच्छे मकान में रखूंगा और गायत्री का पढ़ाई का खर्चा भी उठाऊंगा। चाचा जी, जिस मकान की आप बात कर रहे हैं उसकी नींव हमारे बाबूजी की जमीन को बेचकर ही रखी जाएगी ना। हमें कहीं नहीं जाना। ये झोपड़ी हमारी है और ये जमीन भी। आप बार बार जमीन के लिए ना आया करें यहाँ। अरे पागल लड़की, औरतों के बस का नहीं है खेत जोतना। समाज की नजरें गंदी हैं। कल को कोई अनहोनी हो गई तो कौन आएगा बचाने? हम तो तेरा भला चाह रहे हैं, पर भी बात है ना कि आजकल भलाई का जमाना नहीं है। भलाई छोड़ो माँ, इन्हें अभी समझ नहीं आएगा। जब अनाज का दाना नहीं मिलेगा और बारिश में ये छत सिर पर गिरेगी, तब दौड़ती हुई हमारे पास ही आओगी। तब हम देखेंगे कि ये जमीन की अकड़ कहाँ जाती है। चलो चलते हैं माँ अब। मीरा को ये सब सुनाकर तीनों वहां से निकल गए। गायत्री सारी बातें सुन रही थी। ये सुन के उसका चेहरा उतर गया। दीदी क्या सच में हमारी मदद कोई नहीं करेगा? वो लोग हमारी जमीन लेना चाहते हैं ना? अब हम क्या करेंगे? हाँ, पर जब तक मैं जिंदा हूँ कोई हमारी जमीन हमसे नहीं ले सकता। तू चिंता मत कर, मैं कुछ न कुछ करूंगी। सुनसान रात, आसमान में तारे और दोनों बहनें अपने चूल्हे के पास बैठी थी कि तभी गायत्री अपनी बहन से बोली, दीदी कल मेरी सारी सहेलियां सेठ जी के यहाँ कीर्तन में जा रही है, तो हम भी चले क्या उनके साथ? नहीं गायत्री, तुझे पता है ना पिछली बार क्या हुआ था। सबको लगता है कि हम खाने के लालच में आते हैं।
दीदी लोगों का क्या है? हमें पता है ना कि हम किस लिए कीर्तन में जाते हैं। लोगों को सोचने दो जो सोचते हैं। नहीं गायत्री, मैंने एक बार कह दिया ना तो हम नहीं जाएंगे। अच्छा चलो, कल तुम मंदिर चली जाना। यही बात करके दोनों बहनें खाना खा लेती है, फिर अपने बिस्तर पे जाके कुछ सोचते सोचते सो जाती है। अगली सुबह दोनों बहनें अपने खेत को देखने जाती हैं, जिसमें दोनों बहनों ने मिलके थोड़ी सब्जियां उगाई थीं। दीदी देखो, हमारे खेत में कितनी अच्छी सब्जियां उगी है। अच्छा हुआ हमने अपना खेत बचा नहीं। अब हम इन सब्जियों को बाजार में बेच के अच्छे पैसे कमाएंगे। अगर बाबूजी जिंदा होते तो बहुत खुश होते हैं हमारी मेहनत से। हाँ, तू सही बोल रही है गायत्री, पर इतनी सब्जी बेचने पर बस 2 महीने का गुजारा हो पाएगा मुश्किल से। फिर उसके बाद क्या होगा, मुझे यही चिंता खाए जा रही है। पर मैं कुछ ना कुछ काम करना शुरू करूंगी, तभी कुछ हो पाएगा। दीदी आप चिंता मत करो, मैं सिलाई बुनाई करके थोड़े बहुत पैसे कमा लूंगी। आप बस घर का काम कर दिया करना। नहीं, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि तेरी ओर इस घर की जिम्मेदारियां मैं उठाऊं। इसलिए तू कहीं नहीं जाएगी। मैं खुद गांव के लोगों के घर के बर्तन मांजकर और मटके बनाकर बचूंगी, जो पिताजी से सीखा है मैंने। दीदी, माँ बाबूजी के बिना अब ये रातें बेहद ही डरावनी लगती हैं। मुझे उनकी बहुत याद आती है। घर में होने के बाद भी अकेला महसूस होता है। सब कुछ खाली खाली लगता है। क्या आपको नहीं लगता? हाँ गायत्री, पर अब हम माँ बाबूजी की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं और हमें हार नहीं मानने। ये घर और खेत ही उनकी निशानी है हमारे पास, इसलिए हमें उसे संभाल के रखना होगा। इन्हीं से तो उनकी यादें जुड़ी हैं। मीरा बहुत ही मेहनती और हिम्मती लड़की है। उसे किसी से भी मदद मांगना पसंद नहीं, पर उसे अपनी छोटी बहन गायत्री को लेकर बहुत ही चिंता होती रहती है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। अगली सुबह जब दोनों बहनें अपने खेत पर पहुंची तो वहां एक खूंटा गड़ा हुआ था, जिसे देखकर गायत्री मीरा से बोली, ये खूंटी यहाँ कैसे आई? कल ही तो हम यहाँ आए थे, तब तो यहाँ कुछ नहीं था। लगता है कल रात ही किसी ने यहाँ पर ये खूंटी लगाई है। पर ऐसा कौन करेगा हमारे साथ? कहीं चाचा जी ने तो नहीं करा ये सब? हाँ, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। ये काम हमारे चाचा चाची का ही है, पर बिना सरकारी कार्रवाई के वो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। इनका लालच इस कदर बढ़ जाएगा, ये नहीं सोचा था मैंने। अब हमें कुछ करना होगा इनके खिलाफ। उसी वक्त दूर से खेत की मेड़ों पर चलता हुआ किशोर और उसकी पत्नी कमला और बेटा धीरज तीनों उनकी ओर आ रहे थे। क्या हुआ मीरा, घबरा क्यों रही हो? हम तो बस तुम्हारी मदद कर रहे हैं। जमीन की देखभाल भी तो जरूरी है ना। तुमसे अकेले तो कुछ होगा नहीं, इसलिए किसी को तो करनी पड़ेगी। चलो अब घर जाके दोनों बहन रोटी बनाओ। चाचा जी, आपका लालच और कितना बढ़ेगा? हमने एक बार कहा ना कि ये हमारे माँ बापू जी की निशानी है, हम इसे किसी को नहीं देंगे। तो आप बार बार जमीन की भीख क्यों मांगते रहते हैं? क्या आप हमसे भी गरीब हैं? बोलिए। तेरी तमीज कहाँ चली गई? तुझे कुछ पता भी है? धीरज के दादा ने ये जमीन अपने बेटों को बराबर हिस्सों में बांट के दी थी, पर हमने तुम पे बहुत दिन तरस खाया, इसलिए हमने कोई मांग नहीं करी। पर अब बहुत हुआ। चाची, जमीन तो हमारी है, तो फिर अपने क्या तरस खाया? आप लोगों को इतनी शर्म नहीं आई कि अपने ही बड़े भाई की बेटियों को उनके घर से निकाला और अब आप उनकी जमीन को भी लेने आ गए और अपने आप को बड़ा बताते हो? तुम दोनों की जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है।
बड़ों से बात करने की तमीज भी भूल गई हो। और गायत्री बड़ों से ऐसे बोलते हैं, यही सिखाती है क्या तेरी बहन तुझे? अच्छे संस्कार दे रही है मीरा तू, गायत्री को बढ़िया है। अच्छा चलो, तुम लोग आपस में लड़ो मत, और अब हम कुछ नहीं कहेंगे। कानून अपना काम खुद करेगा। जब जमीन के कागजात निकलेंगे और उसमें तुम्हारा नाम नहीं होगा, तो तुम खुद समझ जाओगी कि जमीन किसकी है। फिर देखूंगा तुम्हें। इतना कहकर वो तीनों वहां से चले गए और मीरा और गायत्री भी सरपंच के यहाँ जाने के लिए वहां से निकल गए। सरपंच जी, हम आपसे न्याय मांगने आए हैं। हमारे चाचा जी हमसे जमीन हड़पना चाहते हैं और शायद पटवारी से फर्जी कागजात भी बनवा चुके हैं। हम अनाथ हैं और हम अपनी जमीन खोना नहीं चाहते। हमें आशा है कि आप न्याय करेंगे। अरे किशोर जी, अगर इन बच्चियों का कहा सच है तो तुम्हें मैं एक बात बता दूं कि ये सब हमारे गांव की मर्यादा के खिलाफ है। परिवार के साथ ठगी करना यहाँ नहीं चलता। अरे सरपंच जी, ये लड़कियां तो बस हमें बदनाम करने में लगी हैं। हमें तो बस जमीन की चिंता है। इन्हें क्या पता जमीन के बारे में? जमीन की बात तो इनके पिता और मैं ही जानते हैं। अब जब मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा, तो मेरे को ही तो सब देखना पड़ेगा। पंचायत की बातें सुनकर गांव वालों बातें करने लगे। ये बच्चियों बड़े ही अच्छे स्वभाव की हैं। हमने इन्हें बचपन से बड़ा होते देखा है। ये झूठ नहीं बोल सकती। सरपंच ने इस बात को अगले दिन विस्तार से शांतिपूर्वक जारी करने को कहा और फैसला भी अगले दिन देने की बात कही। ये बात सुनकर सब अपने अपने घर लौट गए और दोनों ही बहन बड़ी उम्मीद से घर लौट गईं। दीदी, तुम्हें क्या लगता है कल क्या होगा? क्या ये गांव वाले हमारा साथ देंगे? देखते हैं। गायत्री, जब से मम्मी पापा हमें छोड़ गए हैं, तब से मेरा सब पर भरोसा उठ गया है। अब तो मैं सिर्फ भगवान से ही आस लगा सकती हूँ और कल का इंतजार कर रही हूँ। आशा है सब अच्छा ही होगा। दीदी, विश्वास रखो। माँ बाबू तो नहीं है हमारे साथ, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा रहेगा, तो सब कुछ ठीक ही होगा। दीदी, कभी कभी तो मुझे विश्वास ही नहीं होता कि हमारे माँ बाबूजी हमें छोड़कर चले गए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि बाबूजी अभी आएंगे और मुझे गले से लगा लेंगे। पता नहीं लोग ऐसे कैसे बदल जाते हैं। जब माँ बाबूजी का देहांत हुआ था तो सब ने कहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं, पर अब देखो, हम दोनों के सिवा हमारा कोई नहीं। गायत्री, तू चिंता मत कर। चाहे कोई हो या ना हो, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। और रही बात चाचा की, तो वो तो शुरू से ही हमारे साथ इसलिए थे क्योंकि उनकी नजर हमारी जमीन पर थी। और गायत्री, अगर हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना भी पड़ा तो मैं लड़ूंगी। चाचा को हमसे खेत छीनने नहीं दूंगी। अगली सुबह पूरे गांव में अफवाह फैल गई कि किशोर अब पंचायत से कहकर पूरी जमीन अपने नाम करने वाला है। सारे गांव वाले उसकी ही बातें कर रहे थे कि कैसे किशोर अपने ही भाई की अनाथ बेटियों का हिस्सा खाने में लगा है। मुझे तो पहले ही पता था कि जमीन का लालच उनके मन से निकलेगा नहीं। अब नई चालें चल रहा है। हम कुछ बोल भी तो नहीं सकते उन बच्चियों के लिए। सरपंच जी को ही कुछ करना होगा। उनको दोनों बच्चियों को इंसाफ दिलाना चाहिए। गांव में चल रही बातों की भनक जब मीरा और गायत्री को लगी तो वो तुरंत सरपंच जी के पास अपनी मदद के लिए गईं। सरपंच जी, हम आपसे आस लगा कर आए हैं कि आप हमें न्याय दिलाएंगे। आपको तो पता है कि हमारे चाचा पटवारी से झूठे कागजात बनवा चुके हैं, पर फिर भी आप उनका साथ दे रहे हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा करेंगे। तुम खुद ही सोचो मेरा बिटिया, अगर सरकारी कागजात पर उनका नाम है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? जैसे ही किशोर को पता लगा कि मीरा सरपंच जी के पास आई है, वो तुरंत अपनी पत्नी के साथ उनकी हवेली पर पहुंचा। सरपंच जी, क्या आप भी इनकी बातों में आ रहे हो? इनकी भलाई करना बेकार है। आपको तो पता ही है कि मेरे बड़े भाई के जाने बाद इन दोनों को हमने ही देखा है। अब जब ये थोड़ी बड़ी हो गई तो हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। अरे मैं भी तो यही बोल रहा हूँ कि अगर सरकारी कागजात पे तुम्हारा नाम है तो जमीन तुम्हारी है, और तुम एक ही घर के हो
तो आपस में बैठकर सुलटारा करो। ऐसे सारे गांव में अपनी घर की बदनामी मत करो, अच्छा नहीं लगता। मीरा, मैं खुद सरकारी पटवारी के पास गया था और उसने मुझे कागजात दिखाए हैं। आदि, जमीन तुम्हारी है पूरी, नहीं तो सरपंच जी का समय बर्बाद मत करो तुम लोग। तुम्हारे पास कोई सबूत है तो ले आओ, ऐसे समय बर्बाद मत करो। सरपंच और उसके साहूकार की बातें सुनकर मीरा और गायत्री निराश हो गए और उन्हें समझ आ गया कि बिना कागजात सरपंच भी उनकी मदद नहीं करेगा। इसलिए बिना कुछ बोले ही दोनों बहनें वहां से अपने घर की ओर चली गईं। दीदी, अब क्या होगा? अब तो सरपंच जी ने भी हमारा साथ देने से मना कर दिया। अब हम क्या करेंगे? क्या हमें अपनी जमीन छोड़नी पड़ेगी? और अगर हमें जमीन छोड़ दी तो हम खाएंगे क्या? राशन के पैसे कहाँ से आएंगे? तू चिंता मत कर, साहूकार ने बोला है न कि आधी जमीन हमारी है तो हम आधी जमीन में खेती करेंगे। चाचा चाची का लालच उन्हें ही बर्बाद करेगा। मेरी बद्दुआ लगेगी उन्हें, और तू देखना वो कैसे बर्बाद होंगे। वहीं दूसरी तरफ मीरा की चाची अपने बेटे को सारी बात बताती है, जिसको सुनकर दीपक बहुत गुस्सा हो जाता है। उसे अपने माँ बाप के ऊपर झूठा इल्जाम लगाते सुन दोनों बहनों पर वो गुस्से में मीरा के घर चला जाता है। तुम दोनों बहनें दिमाग से हिली हो क्या? तुम्हें शर्मा नहीं आती? अपने ही चाचा चाची की बदनामी करती फिर रही हो गांव भर में। तुम दोनों को आखिरी बार समझा रहा हूँ, चुपचाप जितनी जमीन मिल रही है उतने में शांत हो जाओ, वरना मैं अगर तुम्हें बदनाम करूंगा तो कहीं मुंह नहीं दिखा पाओगी। मैं बस अपने पापा की वजह से शांत हूँ। दीपक की ऐसी बातें सुनकर गायत्री के आंसू आ जाते हैं। वो फूट फूट कर रोने लग जाती हैं। तभी मीरा दीपक से बोली, तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। मैंने अगर गांव वालों को बुला लिया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, और हमें नहीं चाहिए तुम्हारी जमीन। तुम ही अमीर हो जाओ। भाई के नाम पर कलंक हो, तुम शर्म करो थोड़ी। अरे काहे का भाई, तूने अगर मेरे माँ बाप को अपना माँ बाप मान होता तो मैं भी तुझे अपनी बहन मानता, पर तुझे तो वकील बनना है। और मुझे धमकी मत दे, अगर दोबारा मेरे माँ बाप की बदनामी करेगी तो दोबारा आऊंगा मैं यहाँ। दीपक मीरा को धमकी देकर वापस अपने घर चला जाता है और मीरा अपनी छोटी बहन गायत्री को चुप कराती है। मीरा जो सबके सामने बहादुरी से रहती थी, आज उसका भी दिल कमजोर पड़ गया और दोनों बहनें अपने माँ बाप को याद करके बहुत रोती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कुछ ऐसा होता है कि किशोर को दिन में तारे दिख जाते हैं। किशोर ने जमीन को अपने नाम करवाने के लिए पटवारी को जितनी रकम देनी थी वो उसने पूरे नहीं दी थी। अरे और कितने दिन तुम्हारा ये ड्रामा चलेगा? मैंने अगर सच बोल दिया तो तुम गांव में रहने के लायक नहीं बचोगे। तुम्हारी भलाई इसमें है कि मुझे मेरे सारे पैसे 2 दिन के अंदर अंदर चुका दो, वरना मैं सरपंच को बता दूंगा। तू धमकी किसको दे रहा है? अगर तू सरपंच को सब बताएगा तो क्या तू नहीं फंसेगा? ये मत भूल कि झूठे कागजात बनाने के लिए तुझे भी सजा मिलेगी। और अब तो एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं तुझे। जा, तुझे जो करना है कर ले जाके। ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं जा रहा हूं, सरपंच को सब बता दूंगा, और तुम भी अपना सामान बांध के रख लो। जा। इतना बोलकर पटवारी वहां से चला जाता है और किशोर को लगता है कि पटवारी सरपंच को कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि वो भी उसके झूठ में शामिल था। इसलिए वो उसे नहीं रोकता, पर पटवारी तो सीधा सरपंच के यहाँ पहुंच जाता है। पटवारी जब सारी बात सरपंच को बताता है तो सरपंच बहुत गुस्सा होता है और पटवारी को उसके पद से हटा दिया जाता है। उसको सरपंच ने उसका काम छोड़ देने की सजा दी और किशोर और उसके परिवार को मीरा और गायत्री के सामने माफी मंगवाई और बच्चियों को उनकी जमीन दे दी गई। किशोर को मीरा और ज्योति के हाल पर छोड़ दिया गया कि उनको अपने चाचा को जो सजा देनी है वो दे सकती है, पर वो दोनों बच्चियां उनको कोई सजा नहीं देती, क्योंकि उन्हें याद था कि उनके पिता अपने छोटे भाई को अपना ही बेटा मानते थे। इसलिए उन्होंने अपने चाचा को माफ